जो परिस्थिति बनी है सर उसको देखिए। अब आप असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं, हमेशा याद रखना चाहिए बीजेपी के लिए कि ताकत हमेशा नहीं रहती, तुम जमीन पर जुल्म लिख दो, आसमान पर हम इनकलाब लिख देंगे। अब इसको अलग रंग दिया जा रहा है, महिलाओं को यह समझाया जा रहा है कि यही इनकलाब है तुम्हारा, शिक्षा नहीं, हिजाब तुम्हारा इनकलाब है। हाँ साहब। हाँ, तो उस पर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जरा एक सर्वे करवा लीजिए कि ऐसे ट्वीट करने वाले और ऐसी भाषा बोलने वाले वो खुद कहां पढ़े हैं और उनके अपने बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, और क्या उनके बच्चे वो सब कर रहे हैं जो वो दूसरों के लिए जिसकी सलाह दे रहे हैं। इसका एक सर्वे करा लीजिए, वो सारी चीज खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन जिन बच्चों के दिमाग में ये भरा जा रहा है कि तुम्हारे लिए इनकलाब हिजाब है, शिक्षा नहीं है, इसका क्या इलाज है? इस पर क्या समझाएंगे आप? भाई ये कोई आपको ताज्जुब हो रहा है, मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा। ये तो पुरानी कहानी है। सर सैयद के खिलाफ 60 फतवे हिंदुस्तान में थे। उसके बाद मौलवी इमदाद अली मक्के और मदीने गए, 8 वहां से लेके आए, और हर फतवे में ये कहा गया था कि खास तौर से बाहर से जो आए थे, ये कहा गया था कि इनके प्रोजेक्ट को कामयाब मत होने दीजिए, और अगर कोई साहिबे इख्तिदार यानी कोई पावरफुल मुसलमान है तो उसे इस आदमी की गर्दन काट देनी चाहिए। तब तो गर्दन काट, लेकिन कामयाब कौन हुआ? फतवा देने वाले कामयाब हुए या सर सैयद कामयाब हुए? ये थोड़े दिन का, इनको इतना महत्व मत दीजिए। इनको लोग, अगर किसी का नाम याद रहेगा तो इसलिए याद रहेगा कि इन्होंने शिक्षा का विरोध किया है। ये साजिश है, सिनिस्टर डिजाइन है कि मुसलमान बच्चियों को शिक्षा से उनको वंचित किया जाए। इस हिजाब विवाद की आप वजह क्या मानते हैं? मैं इससे पूछ रही हूं सर आपसे, क्योंकि पॉलिटिकल डिफायंस या नफरत की हद तक, राजनीतिक विरोध नफरत की हद तक आप कीजिए। चुनाव, एक सेकंड सर, मैं सवाल सुन लें आप नफरत की हद तक भी करें आप, ठीक है, राजनीतिक विरोध करें, लेकिन इसकी आड़ में आप एक पैट्रियार्कल, पितृसत्तात्मक जो सोच है, जो महिलाओं को कहती है कि अपने आप को ढक कर निकलो अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है, तो आप उसको प्रमोट कर दें। ये तो बड़ा ही खतरनाक है। आरिफ साहब, आप, हाँ जी, मैं बताता हूं। आप मछली पानी में है, आप उसको जमीन निकाल के बाहर डाल दीजिए, वो तड़पेगी या नहीं तड़पेगी? तड़पेगी। इसी तरह ये कुछ वर्ग हैं भारत में जो आजादी के बाद से बगैर किसी प्रतिनिधि होने की हैसियत के, बगैर किसी इलेक्शन में जाए, वो दिल्ली में बैठकर पूरी कम्युनिटी के प्रतिनिधि बने हुए थे, और सरकारें हिंसा की और धमकी की भाषा बोलते थे। ऐसी भाषा बोलते थे कि सरकार के पास 400 से ज्यादा लोकसभा के मेंबर थे 1986 में, सरकार को उन्होंने घुट्टे टेकने पर मजबूर कर दिया। आज सरकार उस हिंसा की भाषा को, उस धमकी की भाषा को नहीं सुनती। आज सरकार उनको विशेष अधिकार नहीं देती। आज सरकार उनकी, जो उनका वो प्रतिनिधि नहीं है, उनके उस चरित्र को पहचानती है। वो ऐसे महसूस हो रहा है उनको जैसे वो, उनको मछली को पानी से बाहर डाल दीजिए तड़पती है, ऐसे वो तड़प रहे हैं। फिर एक और वर्ग है भारत में, एक और वर्ग है जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं। मैं अपने आप को मानता हूं मैं प्रोग्रेसिव हूं, मैं अपने आप को मानता हूं लिबरल हूं, लेकिन उनका लिबरलिज्म यह है कि वो अपने मामले में लिबरल हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए वो कहते हैं कि अगर ये गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो इनको पड़ा रहने दो। मुझसे कहा गया तुम्हें इस मामले में बोलने की क्या जरूरत है? इसलिए कि वो उन्हें, जैसा आपने शुरू में कहा, वो उन्हें केवल अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं। उनको उनके हितों की चिंता नहीं है। उनको ये फिक्र नहीं है कि ये बच्चियां शिक्षा से वंचित हो जाएंगी। वो उनको
अपनी राजनीतिक भट्टी में ईंधन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये लोग हैं जो समस्या पैदा कर रहे हैं।